इसको आगे बढ़ाना है कि ये जो वॉर हुआ है, वॉर की टाइमिंग, महामारी की टाइमिंग, और ये जो लोग जिन्होंने एक अपना गैंग बनाया हुआ है, जिसको आप इल्यूमिनाती कहते हैं या सीक्रेट सोसाइटी कहते हैं, या एक नस्ल के लोग हैं जो अपने को गैंग अप किए हैं, ये सबकी टाइमिंग देखिए। महामारी आती है, महामारी के बीच में जेलेंस्की वहां पहुंच जाता है और कहता है हमको न्यूक्लियर ये दे दो, कैपेसिटी दे दो या हथियार दे दो, और उसके बाद मजबूर करता है रसिया को कि वो अटैक करे। और रसिया बिल्कुल इस मूड में नहीं था कि हम यूक्रेन से वॉर करें या इसको करें। 10 साल रुका। हाँ, 10 साल रुका, बिल्कुल रुका वो, और आखिर में उसने जो है सो ये अटैक कर दिया। तो उसको मालूम था, इस गैंग को, कि ये सब हम भड़काएंगे तो आखिर में पुतिन को हम भड़का करके युद्ध में खींच लेंगे, और वो युद्ध में आ ही गया। और ये लड़ाई आज की नहीं, अभी आपने टर्की की बात की, ऑटोमन एम्पायर को किस प्रकार से तबाह किया गया, कैसे बर्बाद किया गया, कैसे इस्तांबुल एक बढ़िया शहर हुआ करता था टर्की का, और किस प्रकार से वो आगे बढ़ा और उस सबको तहस नहस कर दिया गया, बर्बाद कर दिया गया। तो अब जो ये गैंग है, ये मैं कह रहा हूं कि ये जो डीपॉपुलेशन का एजेंडा है, ये वॉर है, डिफरेंट जोन्स में वॉर कराना, और जो उनके लिए अब यूक्रेन से कोई लेना देना नहीं है। अमेरिका को क्या लेना देना, वो मर जाए या खत्म हो जाए। वो टी शर्ट में घूम रहा है, वो बेवकूफ आदमी, उसका जो प्रेसिडेंट है वो टी शर्ट में घूम रहा है, उसको कोई ये भी नहीं पता है। तो ऐसा लग रहा है कि भिखमंगा टाइप का वो घूमे जा रहा है चारों तरफ। तो वो जो पूरा का पूरा पॉपुलेशन वो समझता है ये तो हमारे लिए यूजफुल पॉपुलेशन नहीं है। तो ये वही साइकी काम करता है कि ये यूजफुल पॉपुलेशन अगर नहीं है उसको खत्म करो। सही बात बोले आप, सही बात बोले। साइकी, यस, एकदम सही बात बोले। आज यूक्रेन कंगाल मुल्क हो चुका है। यूक्रेन की जो जमीनें हैं वो दुनिया की उपजाऊ जमीनों में से है। आज ये हाल हो चुका है कि अमेरिकन जो बायर्स है उन्होंने यूक्रेन के सभी खेत खरीद लिए, क्योंकि देश कर्जे में चला गया है, वहां का किसान कर्जे में चला गया है। तो आज जो यूक्रेन की जो उपजाऊ जमीनें हैं, आज वो अमेरिकन बायर्स के हाथ में जा चुका है, ये हाल है। और यूक्रेन एज अ कंट्री तो अमेरिका ने खरीद ही लिया है। तो इसलिए अमेरिका अपनी लड़ रहा है जंग, मगर यूक्रेन के लोग के हाथ में बंदूकें दे दी है। जो स्टॉक मार्केट शेयर है अमेरिका के, रेथियन बोले या जो भी अलग, लॉकहीड मार्टिन वगैरह वगैरह, वो सबके शेयर्स तो बढ़ते जा रहे हैं। ओके, मगर आपकी सही बात है कि जैसे लॉकडाउन खत्म होता है, एक बड़ी क्राइसिस में से दुनिया निकलता है और उसके बाद आप तुरंत वॉर करते हो। तो पॉइंट इज के एक जगह पे आप ताइवान और चाइना वो वाले इलाके में आप वॉर कर, मतलब साउथ चाइना सी में आप प्रेशर बिल्डअप कर रहे हो। दूसरी जगह पे रशिया के साथ आपको वॉर चल रहा है। तो आप चाहते क्या हो? और आपकी बात सही है, डीपॉपुलेशन चाहते हैं। ओके, मगर एट द सेम टाइम मैं वापस बोल रहा हूँ कि रशिया ने और चाइना ने मिलकर जो यहाँ का जो टेंशन खत्म किया है वेस्ट एशिया का, वो भी एक इंडिकेटर है। नहीं तो वो भी एक इंडिकेटर है कि दूसरे भी पावर ब्लॉक्स है, क्योंकि इनका लाइन रशिया और चाइना की जो बात की जो लाइन है, या हमारी जो लाइन है, या दूसरे जो मुल्क बोल रहे हैं कि ये यूनिपोलर वर्ल्ड को खत्म करो, एक मल्टीपोलर वर्ल्ड को बनाओ जो इंटरनेशनल लॉज पे चले, देशों की सॉवरेनिटी को रिस्पेक्ट करे, इस किस्म की दुनिया। और दूसरा कि ये जो डॉलर का जो अभी जो खत्म हो रहा है मामला, डॉलर का जो कोलैप्स हो रहा है, एक अदर, क्योंकि जो देश अमेरिका के सामने अपना बगावत करता है या मुंह खोलता है, उसको टोटली आप इकोनॉमिक सैंक्शन लगा देते हो, वो देश की कमर आप तोड़ डालते हो। वेनेजुएला में दुनिया का नंबर 2 या 3 ऑयल रिजर्व्स है, वो बेच नहीं पा रहा ऑयल। अभी जाके वो बेच पा रहा है क्योंकि बाइडेन समझ गया कि भाई सब जगह से हम लोग अमेरिका को प्रॉब्लम हो रहा है। ठीक है, इकोनॉमिक सैंक्शन डाल के अब देशों को बर्बाद करना चाहते हो। रशिया पे डाला है, मगर रशिया और चाइना ने मिलकर एक अलग स्विफ्ट का जो बैंकिंग सिस्टम है उसका काउंटर बना दिया है। और जगह जगह पे अभी नेशनल करेंसीज में ट्रेडिंग होगा, जो रशिया और इंडिया कर रहे हैं। हम लोग अपना पेट्रोल, डीजल, गैस रूबल और इसमें ट्रेड कर रहे हैं। फिरोज भाई, आप जैसे मल्टीपोलर वर्ल्ड की जो अवधारणा है, जिसको हम समझते हैं कि वो रशिया के फेवर में जाएगा, वो इंडिया के फेवर में जाएगा, इवन चाइना के फेवर में जाएगा, और द हेजेमनी ऑफ डॉलर जो है वो एक बार से डाउन होगा, पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। तो मेरा ये कहना है कि डॉलर के खिलाफ अगर किसी मुद्रा को इंटरनेशनली आगे जाना है तो मुद्रा कौन होगा? और क्या ये लड़ाई जो है ये पॉलिटिकल बैटल है या उन कबाल का ये बैटल है जो हर चीज पे कब्जा किए हुए है? पॉलिटिक्स को मैं नहीं समझता हूं कि बाइडेन इज ए पॉलिटिकल इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल एंटिटी, इज कंप्लीटली गवर्न्ड बाय सम कबाल। टोटली
तो बाइडेन का कुछ अपना नहीं है, उसका बेटा अपना करप्ट है, वो खुद एक करप्ट इंसान है, और अरे उसके साथ वो बाइडेन, क्लिंटन और बराक का भी वही गैंग अप होना है। बराक भी कोई उस सुलझे हुए इंसान नहीं है। तो नहीं ये नहीं, पूरा का पूरा जो डेमोक्रेट पार्टी है आज के दिन में अमेरिका में, वो एक कबाल का बड़ा हिस्सा है, और ये सब मिलकर के डॉलर को इंपोज करना चाहता है। और हर जगह अमेरिका, हर जगह अमेरिका, रसिया में भी अमेरिका, चाइना में भी अमेरिका, इंडिया में भी अमेरिका, और ये इंग्लैंड पीछे से पिछलग्गू बना हुआ है। तो क्या रसिया, चाइना, इंडिया, और अब थोड़ा थोड़ा हम तो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट को भी देख रहे हैं, अफ्रीका के देश भी इस अलायंस में आकर के और इनके खिलाफ खड़े हो सकते हैं। डायरेक्ट तो ये खड़े नहीं होंगे, लेकिन कैसे इस बिजनेस कबाल को ये कैसे काउंटर करेंगे? बहुत इंटरेस्टिंग बात बोली। इनफैक्ट मैं तो आऊंगा, ये जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है उसकी बात करें तो फिर वहां से बात को आगे बढ़ाए। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल को रीऑर्गेनाइज करना बहुत ही आवश्यक है। पहले तो ब्रिटेन और फ्रांस को वहां से निकालो, उनकी तो औकात नहीं बची है। ब्रिटेन ब्रेक्सिट के बाद तो वो ताकतवर कोई देश रहा नहीं है, और फ्रांस की भी औकात नहीं है, अभी भी अफ्रीका के अपनी कॉलोनीज को लूट रहा है। ठीक है, आई बिलीव द यूनाइटेड नेशंस शुड बी अबाउट अमेरिका यस, रशिया यस, चाइना यस, इंडिया यस, ये चार आ जाए। उसके साथ अफ्रीकन यूनियन का एक प्रतिनिधि आना चाहिए। ठीक है, अफ्रीकन यूनियन का एक प्रतिनिधि वो टेबल पे बैठे, और जो मुस्लिम ब्लॉक है ओआईसी के जो 56-57 कंट्रीज है वो आ जाए। साउथ अमेरिका की जो 36 कंट्रीज है माइनस कनाडा एंड यूएस, वो ब्राजील, अर्जेंटीना, निकारागुआ वाला जो पूरा वेनेजुएला काला ब्लॉक है जिसमें कैरिकॉम करके वो ब्लॉक है, वो आ जाए। आसियान आ जाए। आई थिंक नाउ इट इज नो मोर अबाउट कंट्रीज। देयर आर सम मेजर कंट्रीज, यस, इंडिया, चाइना, रशिया, अमेरिका, मेजर कंट्रीज, बट दूसरे जो ब्लॉक्स है जो रिप्रेजेंट करते हैं, तो पूरी दुनिया आपकी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में आएगी। दैट्स वन, वो एक चर्चा का विषय वो वन। ठीक है, दूसरी जो बात है कि जो आपका बेसिक सवाल था कि आई थिंक यस, जो 1.4 बिलियन की कॉन्टेंट है अफ्रीका, वो अभी खड़ी हो रही है, और फ्रांस के सामने खास कर, क्योंकि फ्रांस का भयंकर रोल है आज भी वो सब कॉलोनीज में, वो फ्रांस के सामने तो अभी वो लोग बगावत करने लगे। इनफैक्ट रशिया का रोल बढ़ते जा रहा है, चाइना का रोल बढ़ते जा रहा है। चाइना का जो, देखो इंडिया का भी रोल है अफ्रीका में, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर, बिजनेस, उसमें सब में। जी जी जी। तो अमेरिका डर के कारण ओबामा के टाइम पे उन्होंने एक नेटो का एक फॉर्म बना दिया वहां, अफ्रीकॉम। नेटो का एक स्वरूप अफ्रीका में ओबामा के टाइम बना है, अफ्रीकॉम। और आपको याद होगा इबोला का ड्रामा वो टाइम पे हुआ था। कोविड का तो बाद में आया, पहले तो इबोला इतना खतरनाक, सब सूट मास्क पहन के यहाँ फैल रहा है, वहां फैल रहा है, वो सब चल रहा था। तो अफ्रीकॉम ओबामा के टाइम पे इसलिए बना क्योंकि उनको चीन को काउंटर करना था। ओके, और एक छोटा सा कंट्री जिबूटी जो रेड सी के माउथ पे खड़ा है, वो जिबूटी में आपको अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, चाइना का जो मिलिट्री बेस है उधर एक ही कंट्री है वहां के बाहर, जहाँ चाइना, यूएस, सबके मिलिट्री बेसिस वो छोटे से कंट्री में मिलते हैं। तो पॉइंट इज, अफ्रीका एक बड़ा कंटेंशन का ब्लॉक बन चुका है, मगर अफ्रीका समझ चुका है कि यूरोप और अमेरिका का जो डेवलपमेंट मॉडल है वो डेट वाला है। चाइना, रशिया, इंडिया वाला जो मॉडल है वो हमको एक्चुअली मदद कर रहा है। कोई आर्मी वार्मी नहीं भेजते लोग, मगर मिलकर पार्टनरशिप में हम लोग आगे बढ़ पाएंगे। अच्छा फिरोज भाई, ये जो जैसे ये लोग जो रूट ले रहे हैं, अलग अलग रास्ते से ये अपनी पहुंच बनाते हैं, जिसमें एक महामारी भी एक रूप है, बहुत बड़ा रूप है। और ये हर 2000 के बाद देखिए, हर एक सर्टेन टाइम पे इन्होंने कोशिश की, पहले एपिडेमिक लाओ, फिर पेंडेमिक में उसको तब्दील करो, लेकिन हो नहीं पाया, तो एपिडेमिक में ही खत्म हो जाता था मामला। ये बोला H1N1 फ्लू, ये वो, ये सारी तैयारी ये लोग करते रहते हैं। तो इस बार वो कामयाब हो गए, और इस बार उनको, मुझे लगता है इस कबाल को दोनों चीज में कामयाबी मिल गई। एक तो महामारी वाला के खेल उनका कामयाब हो गया, और दूसरा कि रसिया को इतना उकसाया कि वो उन्होंने वार, एक प्रकार से वो उसमें वार जोन में उसको ले आया। अब आपने जो कहा कि यूएनओ में जबरदस्त ट्रांसफॉर्मेशन की जरूरत है, एकदम ठीक, मैं आपसे सहमत हूं कि इंग्लैंड को तो धक्का मार के बाहर कर देना चाहिए, भाई तुम्हारी औकात नहीं है। उसी प्रकार से अभी जर्मनी भी, देखिए जर्मनी से अभी फ्रांस हिसाब किताब कर रहा है अपने सेकेंड वर्ल्ड वारसाई संधि का, आज तक वो मुआवजा ले रहा है, खींचना चाहता है। तो मुझे लगता है कि जर्मनी भी को भी अब खड़ा होना चाहिए, और जर्मनी पहले से ही गुस्साया हुआ है फ्रांस से।
तो ये फ्रांस और इंग्लैंड के बारे में जो आपने राय रखी है वो बिल्कुल सही बात है, लेकिन क्या चाइना, रसिया, इंडिया, अमेरिका यही लोग स्टेक होल्डर हो जाएंगे? क्योंकि उधर चाइना इंडिया के बारे में वीटो कर देता है। तो ये अब इंडिया अभी जो G20 में अभी प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि हर तीसरे दिन में मीटिंग कर रहा हूं, तो क्या प्रधानमंत्री के लिए या भारत के लिए सबसे अपॉर्चुन मोमेंट है जब अपना स्टेक क्लेम कर दे इंटरनेशनल फोरम पे और कहे पहले तो ये दोनों को भगाओ, हमें नहीं चाहिए ये दोनों, और सिक्योरिटी काउंसिल में हम रहेंगे मेंबर और हम अब चौधराहट करेंगे। एग्जैक्टली नहीं, चौधराहट की भी बात नहीं है। पॉइंट है कि एक बैलेंस ऑफ पावर लाने की दुनिया में जरूरत है। और मेरा बोलना है कि जैसे आपने सही कहा कि ब्रिटेन और फ्रांस की तो वो औकात भी नहीं रही, इसलिए ऑन द टेबल यूरोपियन यूनियन की तरफ से एक प्रतिनिधि बैठे, जैसे अफ्रीकन यूनियन की तरफ से बैठे। अभी ब्लॉक्स का सवाल है, अभी कोई इंडिपेंडेंट, मगर कुछ देश है, इंडिया, चाइना, रशिया, अमेरिका, ये चार बहुत ही इंपॉर्टेंट मुल्क है जिनकी एक वजन है दुनिया में। ओके, और द पॉइंट बीइंग दैट इंडिया और चाइना की जहां तक बात है, देखिए शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की बैठक और G20 में भी ज्यादा कुछ रहा नहीं है, G7 भी वो नहीं रहा है, G7 का एक्सटेंशन G20 बना, G20 में भी अब अच्छी अच्छी बातें कर लो, मगर जो प्लेटफॉर्म अभी एक्चुअली जो बन रहे हैं वो ब्रिक्स प्लस और शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की जो मीटिंग, इंडिया वापस वहां भी प्रेसिडेंट है, वो तो G20 से मैं तो 100 गुना उसको ज्यादा इंपॉर्टेंट मानता हूं। इंडिया और चाइना की बॉर्डर टॉक शुरू हो चुकी है और रशिया उसमें भी पहल कर रहा है। वहां से अमेरिका बोल रहा है कि चाइना इंडिया पे हमला करने वाला है, और यहाँ रशिया बोल रहा है कि भारत और चाइना को बात करके अपनी बॉर्डर की इश्यूज को सॉर्ट आउट कर लेना चाहिए। देखिए पाकिस्तान के साथ तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड मामला है, कश्मीर का बहुत बड़ा सवाल है, यहाँ तो कुछ बॉर्डर की बात है। एंड आई थिंक दोनों कंट्री जो रिस्पॉन्सिबल ग्लोबल पावर्स है, एक रास्ता तो इनको इसमें से बनाना होगा। मैं मानता हूँ रशिया उसमें फैसिलिटेट करेगा। ओके, क्योंकि रशिया चाहता है कि ये दोनों जो मेरे दोस्त है जिनका आपस में नहीं बैठता, मगर जो रशिया, इंडिया, चाइना, जो RIC जिसको बोलते हैं, जिसकी हर साल एक बैठक होती है, ये तो एक 3 पिलर है दुनिया के आजकल, मैं तो बोलता हूँ। क्योंकि अमेरिका की पूरी पॉलिसी अबाउट वॉर्स एंड इकोनॉमिक डिजास्टर एंड क्या क्या वहां से आ रहा है, ये तो कुछ सोच ही नहीं सकते हम लोग। ओके, तो द पॉइंट इज इंडिया एंड चाइना हैव टू रिजॉल्व देयर इश्यूज, और एक बार इंडिया और चाइना का रिजॉल्व हो गया तो आगे जाके इंडिया और पाकिस्तान का भी रिजॉल्व हो जाएगा। क्योंकि मानता हूं कि अटल जी और मुशर्रफ जी जो साइन करने वाले थे on the Kashmir issue, that provided one big solution to the issue. So the day you have India, China sorting it out, later on India and Pakistan sorting it out, तो ये पूरा रीजन एशिया एक बार एक हो गया, नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया को कभी ना कभी हो जाएगा। ये कॉन्ट्रडिक्शंस के कारण ही अमेरिका घुस पाता है। नॉर्थ कोरिया साउथ का टेंशन है, अमेरिका जाके बैठ जाता है। इंडिया पाकिस्तान का टेंशन है, वो दोनों को हथियार बेचेगा। हिलरी फ्राइडे को इधर आएगी, यहाँ हथियार बेचेगी, सैटरडे को इस्लामाबाद जाएगी, वहां हथियार बेचेगी, और दोनों को what are we doing out here? Okay. So the point is that these contradictions of Asia, the internal contradictions have to be sorted out, and I think our governments, be it this government or other governments, ये सबकी I think maturity है कि they can go in that direction.